हेलो दोस्तों, वेलकम यूट्यूब चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी। आज हम आपके पास लेकर आए हैं हिंदी की लेखक एवं रचनाएं गद्य व पद्य से संबंधित 45 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है ना। आपके यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, चाहे वह पेट हो, चाहे सुपर टेट हो, है ना, टेट हो, है ना, या एसएससी जीडी हो, है ना, यूपीएसआई, आपके सभी प्रतियोगी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि लेखक एवं रचना से आप चाहे वो गद्य से हो और चाहे पद्य से हो, आपका 5 क्वेश्चन जरूर ही पूछ लेता है। और ये जो पेट आपका होने वाला है, ये इसमें 5-6 क्वेश्चन जरूर है। आप इससे बाहर आप इसको कर लेंगे 45 क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है ना। इससे पहले चैनल पे जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इसका अगर आपका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, कहा है कि हिंदी की आदि जननी क्या है। हिंदी की आदि जननी क्या है। ऑप्शन ए है पाली, और बी ऑप्शन है आपका संस्कृत, और सी ऑप्शन है अपभ्रंश, और डी ऑप्शन है प्राकृत, है ना। तो आपका ऑप्शन हम बी से चलेंगे। आपका ऑप्शन बी है संस्कृत। ओके, क्लियर हो गया। अब एक आपके मन में ये होगा कि पाली क्या है, अपभ्रंश क्या है, प्राकृत क्या है। तो हम आपको इसको क्लियर कर दे रहे हैं। पाली जो है ना, संस्कृत जो है पाली और प्राकृत भाषा से होते अपभ्रंश तक पहुंचती है। यानी जो संस्कृत है पाली तक जाती है और प्राकृत भाषा जो है अपभ्रंश तक पहुंचती है। इतना क्लियर हो गया। फिर अपभ्रंश यानी जो ये फिर अपभ्रंश है या अवहट से होते हुए, यानी अवहट क्लियर। अवहट जो है अवहट से होते हुए या अवहट से गुजरते होते हुए प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। प्राचीन और या प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। क्लियर हो गया। इतना क्लियर हो गया। तो आप जान लीजिए हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा से या लिया गया है। ओके। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। देखते हैं, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो आप जानते हैं आपका ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 3। तो आप लोग जानते हैं हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में यानी 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। आपका बी ऑप्शन सही है, 4 कालखंडों में, है ना। अब आपको ये चार जो है 4 कालखंड, ये कौन कौन सी है तो आप लोग को बता देते हैं। एक पहला है रीत काल, है ना, रीत काल। और दूसरा है, ये पहला है, और दूसरा जो है भक्ति काल। ओके, भक्ति काल, भक्ति है। और आपका तीसरा जो है, ये आपका तीसरा है आधुनिक काल, आधुनिक काल। और आपका चौथा जो है आदिकाल, है ना, आदिकाल। आदिकाल, ये 4 कालखंड हैं। तो आपका अगर सीरियल में पूछ ले तब सबसे पहले आपका होगा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। क्लियर हो गया। ये आपका 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। इतना समझ गए। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। कहा है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है। ऑप्शन ए है 1850 ईस्वी से, बी ऑप्शन है 1700 ईस्वी से, सी ऑप्शन है 1750 ईस्वी से, और आपका डी ऑप्शन है 1900 ईस्वी से। आप लोग जानते तो आपका हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1850 ईस्वी से, है ना। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1850 ईस्वी से। क्लियर हो गया।
क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए है पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में, और बी ऑप्शन है अपभ्रंश साहित्य में, और सी ऑप्शन है अमीर खुसरो की पुस्तक में, डी ऑप्शन है जयभट्ट के शिलालेख में। तो हम आपका ये है, यानी देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था आपका गुजरात के शासक, है ना, यानी किसमें हुआ था, जयभट्ट के शिलालेख में। ऑप्शंस आपका हो जाएगा, ऑप्शंस चला जाएगा डी के साथ, जयभट्ट के शिलालेख में। अब आप लोग के मन में ये होगा जयभट्ट के शिलालेख यानी जो हुआ है जयभट्ट है कौन, ये शिलालेख क्या है। तो आप लोग इतना समझ लीजिए, है ना, समझ, गुजरात के जो शासक थे जयभट्ट, गुजरात के शासक थे जयभट्ट, ये लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी के शिला, यानी इनका जो शासन काल था ये 7वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी से थे, है ना, 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच इनका जो शासन था। तो शिला जो लेख था देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, शिलालेख का सर्वप्रथम देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, इसीलिए हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहा है कि हिंदी भाषा में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। आपका ऑप्शन ए है गुरुमुखी, बी ऑप्शन है ब्राह्मी, सी ऑप्शन है देवनागरी, और डी ऑप्शन है सौराष्ट्री। तो हम आपका चलेंगे, आपका हिंदी भाषा आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्लियर हो गया। और आपका है गुरुमुखी। अब गुरुमुखी किस भाषा में लिखा जाता है, तो गुरुमुखी आपका पंजाबी भाषा, पंजाबी, यहाँ देखो एक मिनट, आपका हो जाएगा पंजाबी, देखो पंजाबी भाषा। क्लियर हो गया। आपका ये जो यानी जो गुरुमुखी है वह पंजाबी भाषा में लिखी जाती है, और हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहा है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया। ऑप्शन ए है सदल मिश्र, बी ऑप्शन है श्रद्धाराम फिल्लौरी, और सी ऑप्शन है लल्लू लाल, और डी आपका ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, है ना। तो आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा, है ना, बी ऑप्शन से हो जाएगा श्रद्धाराम फिल्लौरी, है ना, आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा श्रद्धाराम फिल्लौरी हो जाएगा। क्लियर हो गया। श्रद्धाराम फिल्लौरी हो जाएगा। अब ये बताइए श्रद्धाराम जो फिल्लौरी है कौन, आपके ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो आप जान लीजिए पंजाब में हिंदी का प्रचार श्रद्धाराम फिल्लौरी ने किया था। इन्होंने लोकप्रिय आरती ओम जय जगदीश हरे की रचना की थी, है ना। जो आरती होता, आरती है ना, आरती है ना, और आपका ओम है, ओम, और जय जगदीश हरे की रचना श्रद्धाराम फिल्लौरी ने ही किया था। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, है ना, अब आगे चलते हैं। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। ऑप्शन ए है अपभ्रंश, बी ऑप्शन से पंजाबी, सी ऑप्शन से प्राकृत, और डी ऑप्शन से संस्कृत, है ना। आपका कहा है कि कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, तो हम ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, पंजाबी। पंजाबी जो है आपकी प्राचीन भाषा नहीं है। क्यों नहीं है। अब प्राचीन जो पंजाबी है अभी जल्द से, यानी मान ली पहले ये प्राचीन पहले नहीं था, जबकि संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश ये सब प्राचीन भाषाएं हैं,
है ना, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। आपका ऑप्शन है ए आधुनिक काल, बी ऑप्शन है भक्ति काल, सी ऑप्शन है रीतिकाल और डी ऑप्शन है संयुक्त काल। तो आप लोग जानते हैं आप हम ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। ऑप्शन डी आपका है संयुक्त काल। अब संयुक्त काल ये आपका काल विभाजन नहीं है ना। क्यों नहीं है? आप लोग जानते हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किया था। किसने किया था? है ना, सर जॉर्ज, है ना, जॉर्ज है ना, जॉर्ज ग्रियर्सन ओके, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने यह हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किया था। ओके, अब इन्होंने 10 वर्गों में बांटा था, है ना, इन्होंने 10 वर्गों में बांटा था। यानी इसको जो काल विभाजन करने का प्रयास किया था, इन्होंने 10 वर्गों में इसे बांटा, काल विभाजन को 10 वर्गों में बांटा, है ना। अब 10 वर्गों में बांटा था तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन में विद्वानों में मतभेद हो गई। यानी जब इन्होंने हिंदी को बांटने का प्रयास किया सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, तो यानी जो विद्वान थे इन्होंने आपत्ति मतलब जता दिया कि क्यों हिंदी को बांट रहे हैं। लेकिन सर्वमान्य रूप से इसे पूर्ण रूप से विभाजित किया गया था। अब किसमें विभाजित किया गया था? आदिकाल, है ना, जिसको बोलते हैं वीरगाथा काल, और आपका पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल कहा जाता है। उत्तर मध्यकाल, है ना, उत्तर मध्यकाल को ही रीतकाल कहा जाता है, तथा आधुनिक काल को ही गद्य काल कहा गया। और संयुक्त काल नाम से कोई विभाजन नहीं हुआ, यानी कोई नाम विभाजन नहीं हुए, इसीलिए हम ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। इससे पहले भी अभी आपका क्वेश्चन पूछा था कि मतलब जो काल, यानी पूछा था कि कितने आपका कालखंडों में विभक्त किया गया है ना, कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है हिंदी साहित्य को। तो 4 कालखंडों में। तो उसने किसने बांटा था, तो वही आपका ये भी जान लीजिए किसने बांटा था, तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही बांटा था, है ना। क्लियर हो गया? इतना समझ गए? अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहा है पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। ऑप्शन ए है आदिकाल, बी ऑप्शन है भक्ति काल, सी ऑप्शन है रीतिकाल और डी ऑप्शन है आधुनिक काल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए आदिकाल, है ना। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के आदिकाल में लिखा गया है ना, आदिकाल में लिखा गया है। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो ने ये किसने लिखा है ना। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो पृथ्वीराज रासो ने मतलब जो चंद्रवरदाई ने लिखा है ना। चंद्रवरदाई, देखो चंद्रवरदाई ने लिखा है। क्लियर हो गया? चंद्रवरदाई ने लिखा है, एकदम क्लियर हो गया। यानी पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा है, यह आदिकाल में लिखा गया है। ओके, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहा है कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं। कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास आदि के कौन से काल के संत कवि हैं। ऑप्शन आपका ए है आदिकाल, बी ऑप्शन है भक्ति काल, सी ऑप्शन है रीतिकाल और आपका डी ऑप्शन है आधुनिक काल, है ना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन के साथ हम चलेंगे भक्ति काल, क्योंकि कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास भक्ति काल के संत कवि हैं। कबीरदास निर्गुण, है ना, निर्गुण मार्गी काव्यधारा के कवि हैं, जबकि तुलसीदास एवं सूरदास सगुण, है ना, सगुण मार्गी काव्यधारा के कवि हैं। क्लियर हो गया? अब अगला क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, है ना, यानी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। अब आगे आपका पूछा है ऑप्शन, यानी कब से कब तक था। इसका मतलब, एक क्वेश्चन का मतलब ये है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल कितने ईसा पूर्व से कितने ईसा पूर्व पर तक था। तो ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन ए है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और बी ऑप्शन से 1000 ईसा पूर्व से 21वीं तक, सी ऑप्शन से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, और डी ऑप्शन से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, है ना। तो हम ऑप्शन चलेंगे, ऑप्शन आपका ए के साथ चलेंगे, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ऑप्शन हम ए के साथ चलेंगे। ओके, क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहा है कि निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है, यानी भाषा जो है किस धातु से बनी है। ऑप्शन ए है भाख, बी ऑप्शन से भांस, सी ऑप्शन से वाक, और डी ऑप्शन से बद, है ना। तो हम ऑप्शन से बी के साथ चलेंगे। आपका जो भाषा भांस धातु से बनी है, भांस धातु से बनी है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि भांस क्या है। तो भांस जो है भाषा की, यानी भाषा की जो उत्पत्ति बना है या धातु में अप्रत्यय लगने से हुआ है ना। भाषा अप्रत्यय से लगने से बना है। देखो भांस आ, यानी भाषा आ है ना, तो यानी प्रत्यय, यानी प्रत्यय क्या होता है, जो लास्ट में हो, यानी जो अंत में आए उसे ही प्रत्यय कहते हैं। तो यह प्रत्यय आ लगने से यह भांस धातु बना है। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, कहा है लिप की आवश्यकता होती है, लिप की आवश्यकता होती है आपका ए ऑप्शन से भाषा बोलने में, बी ऑप्शन से आपका भाषा लिखने में, सी ऑप्शन से भाषा संकेत में, और डी ऑप्शन से तीनों में। तो आपका हम ऑप्शन से चलेंगे बी के साथ, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे कि भाषा लिखने में, यानी लिपि की आवश्यकता भाषा लिखने में होती है। क्लियर हो गया। अब आप लोग ये सोच रहे हैं भाषा लिखने में होते, यानी लिप होता क्या है। ये भी एक क्वेश्चन है कि लिप कहते किसे हैं। तो आप लोग जान लीजिए, लिप यानी आपका होता भाषा लिखने के लिए लिप की आवश्यकता होती है। लिप का शाब्दिक अर्थ होता है लिखित या चित्रित करना, है ना। लिप का यानी ये जो लिप है, लिप इसको कहते हैं चित्रित करना, चित्रित करना। अब बताओ लिप की मतलब होता है लिखित या चित्रित करना, यानी लिप की ध्वनियों को लिखने के लिए, लिप की ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही लिप कहते हैं। हमें ध्वनियों, यानी जो ध्वनि हमें सुनाई देती है उसे जब लिखा जाता है, और एक सिंबल, यानी सिंबल आप जानते हैं, सिंबल की जो प्रयोग किया जाता है उसे ही आप लिप कहेंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहा है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, आप लोग जानते होंगे, ये पढ़े होंगे शुरू में ही, है ना। आपका ए ऑप्शन से लिप, बी ऑप्शन से व्याकरण, सी ऑप्शन से लिखित भाषा, और डी ऑप्शन से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि भाषा, यानी भाषा का शुद्ध रूप का जो हमें ज्ञान होता है वह व्याकरण से होता है ना। व्याकरण, अगर व्याकरण से ही सब पता चलता है, भाषा यानी कौन क्या भाषा है, सब व्याकरण से ही जाके पता चलता है। ओके, क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शंस ए है आपका, ऑप्शंस ए है अमीर खुसरो, बी ऑप्शन से भारतेंदु, है ना, और सी ऑप्शन से गंगा कवि, और डी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद।
तो आप लोग जानते हैं आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता अब भारतेंदु को कहा जाता है। यानी यानी आधुनिक जो हिंदी गद्य का जन्मदाता है वो भारतेंदु है। क्लियर हो गया। अब भारतेंदु को आप लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे, बार बार आप क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है। अब भारतेंदु की जो नाटक है, निबंध है, यानी के माध्यम से गद्य लेखन को बढ़ावा दिया गया। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता तो कहा जाता है। इन्होंने नाटक, निबंध आदि विधाओं पर के माध्यम से हिंदी को बहुत से लेखन को बढ़ावा दिया गया है ना। क्लियर हो गया। इसीलिए हम ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, आपका भारतेंदु। क्लियर हो गया। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र है। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे आपका है ना, आगे आपका है, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। कहा सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है रामानंद, है ना, बी ऑप्शन से रामदास, सी ऑप्शन से वल्लभाचार्य और डी ऑप्शन से विट्ठलनाथ। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग शुरू से ये पढ़े होंगे, सूरदास के जो गुरु हैं वो वल्लभाचार्य हैं। क्लियर हो गया। अब वल्लभाचार्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। वल्लभाचार्य कौन थे? तो वल्लभाचार्य ये तो सूरदास के गुरु हो गए। अब वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। पुष्टि मार्ग, है ना, पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? मीमांसा, है ना, मीमांसा, भाष्य, गायत्री भाष्य, है ना, पत्रावलंबन, पुरुषोत्तम, है ना, सहस्त्र नाम आदि। क्लियर हो गया। इतनी उनकी रचनाएं हैं विट्ठलनाथ की। ओके। अब आगे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है आपका 17, क्वेश्चन नंबर 17 है। कहा है सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरसागर के रचयिता कौन है? आपका ए ऑप्शन से विद्यापति, बी ऑप्शन से जयदेव, सी ऑप्शन से तुलसीदास और डी ऑप्शन से सूरदास। तो हम ऑप्शन आपका डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, सूरदास, क्योंकि आप लोग जानते हैं सूरसागर के रचयिता सूरदास ही हैं। अब आप लोग एक क्वेश्चन अब पूछ लेगा कि सूरदास किस काल के कवि हैं? तो आप लोग जानते हैं, अभी इसके क्वेश्चन आ गया था, सूरदास जो है भक्ति काल के सगुण मार्गी कृष्ण काव्य धारा के कवि सूरदास जी की रचना है, सूरदास हैं। अब इनकी जो रचनाएं हैं सूरसागर, है ना, जो सूरसागर, ओके, सूरसागर है, सूरसरावली एवं साहित्य लहरी। अब कहीं कहीं पूछ लेता है इनकी जो सबसे अच्छी यानी साहित्य जो लहरी है, इनके मनपसंद यानी आपकी वो रचना है साहित्य लहरी को। ओके। क्लियर हो गया। अब इनकी इतनी रचना है, एक रचना है सूरसागर, सूरसरावली एवं साहित्य लहरी। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। कहा है इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? कहा इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? ऑप्शन ए है बिहारी, बी ऑप्शन से सूरदास और सी ऑप्शन से कबीरदास, डी ऑप्शन से आपका तुलसीदास। तो कहा है भक्तिकालीन के कवि कौन नहीं है? तो आप लोग जानते हैं भक्तिकालीन के कवि जो है बिहारी नहीं है। बिहारी भक्तिकाल के कवि नहीं है। अब आपके मन में ये होगा कि तब किस कालीन के हैं अगर भक्ति कालीन के बिहारी नहीं हैं तो किस काल के कवि हैं? तो आप लोग बता दीजिए। ये रीत काल के भक्त हैं, रीत काल के, है ना, रीत काल के कवि हैं। जबकि शेष भक्ति काल के कवि हैं जैसे सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, ये भक्तिकालीन के मतलब भक्ति काल के कवि हैं। क्लियर हो गया। अब बिहारी के बारे में जान लेते हैं। बिहारी के एकमात्र रचना बिहारी सतसई है।
है ना, एकमात्र रचना। बिहारी सत्य सही है। इसमें 700 दोहों का संकलन है, इसमें 700 दोहों का संकलन है। इनके दोहों में श्रृंगार रस की प्रधानता है, जो गागर में सागर भरते हैं। इतना क्लियर हो गया। दोहा जो इनका है श्रृंगार रस की प्रधानता, यानी श्रृंगार रस को उच्च कोटि पे रखा गया है, जो गागर में सागर भरते हैं। अब क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, कहा निम्न में रीतकाल का कवि कौन है? निम्न में रीतकाल का कवि कौन है? आपका ऑप्शंस है जयशंकर प्रसाद, ए ऑप्शंस है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शंस है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और सी ऑप्शंस है बिहारी, डी ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, है ना, सुमित्रा नंदन पंत। तो हम ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। कहा है निम्न में रीतकाल का कवि कौन है? इससे पहले आपको क्वेश्चन अभी बता दिए थे कि भक्ति काल जो पूछा गया था कि कौन कवि नहीं है, तो बिहारी नहीं थे, वो उस रीतकाल के थे। अब यहाँ देखो क्वेश्चन पूछ लिया कि रीतकाल का कवि कौन है, तो रीतकाल के कवि जो है बिहारी हैं। क्लियर हो गया। ये आपका 2018 में ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था क्वेश्चन, है ना, यूपी 83 में ग्राम विकास अधिकारी में 2018 में पूछा गया था। अब बिहारी के बारे में कुछ और जान लेते हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। अब बताइए, बिहारी रीतकाल के कवि हैं, इनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सत्य सही है ना, इसके पहले भी बता चुके हैं। अब बताइए, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत के किस कवि के मतलब किस काल के कवि हैं? तो आप लोग बता दीजिएगा। ये छायावादी है ना, छायावाद कवि हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और बिहारी एंड सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, ये तीनों जो है, ये तीनों आपके छायावाद कवि हैं। छायावाद कवि के यानी छायावाद काल के कवि हैं। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, कहा है कि रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? रत्नावली, क्वेश्चन ध्यान से समझना। अब आपको देख लीजिए, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? ऑप्शन ए है रत्नावली, बी ऑप्शन है तुलसीदास, सी ऑप्शन है बिहारी, और डी ऑप्शन है रामानंद। तो आप लोग जानते हैं जो आपका रत्नावली है ना, रत्नावली तुलसीदास ने तो रचा है, तुलसीदास ने रत्नावली तो रचा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। यहाँ दोहा संग्रह को जोड़ दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूपीएससी में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2016 में पूछा गया था। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन है, ये इसमें तो नहीं दिया गया, इसका विभाग ने इसको नहीं माना था, इसको स्पष्ट नहीं कर पाया, इसीलिए। लेकिन सही ये जो पूछा गया है, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है, तो यह मुरलीधर है ना, मुरलीधर क्लियर हो गया। मुरलीधर चतुर्वेदी ने रचा था। अब मुरलीधर चतुर्वेदी की जो रचनाएं हैं, रत्नावली लघु दोहा संग्रह है, दूसरा है दोहा रत्नावली आदि है, दोहा रत्नावली है, और तुलसीदास की पत्नी रत्नावली रचित भी मिलती है, जो कि प्रश्न में रत्नावली दोहा संग्रह पूछा है। इसीलिए आपका ये ऑप्शन बी वाला नहीं करेंगे, ऑप्शन ये बी नहीं होगा। क्लियर हो गया। इसीलिए इसमें आपका मुरलीधर मतलब चतुर्वेदी ने रत्नावली दोहा संग्रह रचा है। क्लियर हो गया। कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ए ऑप्शन है रामचरितमानस, बी ऑप्शन है गीतावली, है ना, सी ऑप्शन है श्री कृष्ण गीतावली, और डी ऑप्शन है भक्तमाल।
तो रामचरित्र यानी तुलसीदास की जो रचना नहीं है, हम ऑप्शन से डी के साथ जाएंगे, भक्तमाल। भक्तमाल ये तुलसीदास की नहीं है। अब आप सोच रहे हैं एक क्वेश्चन और यहाँ बन जाता कि भक्तमाल तब किसकी रचना है। अगर भक्तमाल तुलसीदास की नहीं है तो भक्तमाल किसकी है, तो आप यहाँ जान लीजिए नाभा दास की है। नाभा दास की है ना। भक्तमाल की जो रचना है ये नाभा दास की है। क्लियर हो गया। और रामचरितमानस गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है, बाकी ये तुलसीदास की है। ओके, क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, कहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, है ना, हरिवंश राय बच्चन आदि, है ना, आदि किस प्रदेश से हैं। अब कहा है ए ऑप्शन से गुजरात, बी ऑप्शन से महाराष्ट्र, सी ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन से असम। तो आप लोग जानते हैं ये सभी जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित रखते हैं ना, उत्तर प्रदेश। हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित रखते हैं। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, कहा है कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। ऑप्शन ए है सगुण, बी ऑप्शन से सूफी मतवादी, और सी ऑप्शन से वैष्णव मतवादी, और डी ऑप्शन से निर्गुण, है ना। तो हम ऑप्शन से डी के साथ जाएंगे, आपका हो जाएगा ऑप्शन से डी, निर्गुण। क्योंकि सभी लोग आप लोग जानते हैं कबीर की जो भक्त वो निर्गुण थे, है ना। वो यानी भगवान को, यानी वो नास्तिक थे, है ना, वो किसी को नहीं मानते थे, है ना। इसीलिए अब कबीर की भक्ति का स्वरूप जो निर्गुण है, वह निर्गुण एक निराकार ब्रह्मा की उपासना करते थे, है ना, यानी मतलबकार थे। और बीजक उनकी रचना है, कबीर की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी या सधुक्कड़ी कहा जाता है। यानी जो उनकी रचना है वो पंचमेल था, पंचमेल, है ना, पंचमेल, ओके, पंचमेल और आपका है खिचड़ी, है ना, खिचड़ी या सधुक्कड़ी कहा जाता है। ओके, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। कबीरदास की भाषा कौन सी थी। कबीरदास की भाषा कौन सी थी। ऑप्शन ए है ब्रज, बी ऑप्शन से खड़ी बोली, है ना, और सी ऑप्शन से कन्नौजी, और डी ऑप्शन से आपका सधुक्कड़ी। अब सधुक्कड़ी देखो यहाँ पूछ लिया, इसके पहले अभी आपका क्वेश्चन ये आपका यूपीएससी में ग्राम विकास अधिकारी 2016 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी 2016 में पूछा गया था। तो कबीरदास की कौन सी भाषा थी, तो आप लोग जानते हैं, इसके पहले भी बता चुके हैं, हम ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, सधुक्कड़ी। आपका सधुक्कड़ी है ना, क्योंकि ब्रिज, है ना, यानी ब्रिज, सॉरी ये बरज है, ये आपका बरज है। ओके, आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये बरज है ना, ये बरज है, बरज, खड़ी बोली और कन्नौजी। लेकिन हम ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, सधुक्कड़ी, क्योंकि इसके पहले आपको पता है कबीर की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी या सधुक्कड़ी कहा जाता है। आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग बार बार क्वेश्चन पूछे, अगर पूछ लेगा कबीर की भाषा कौन सी थी, तो 3 भाषा थी, एक पंचमेल, एक खिचड़ी, है ना, खिचड़ी या सधुक्कड़ी। ओके, क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, कहा है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। ऑप्शन आपका है, ऑप्शन ए है कविवचन सुधा, बी ऑप्शन से उदंत मार्तंड, सी ऑप्शन से हरिश्चंद्र पत्रिका, और डी ऑप्शन से सरस्वती। हम ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन आपका बी है उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड। अब आप लोग उदंत मार्तंड ये किसने प्रकाशित किया, एक तो ये क्वेश्चन बनता है, और कब हुआ ये भी क्वेश्चन बनता है, यानी कब प्रकाशित हुआ, यानी कितने जो आपका
समय पूछ ले तब क्या करोगे? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड है, ये आपका हो गया। पंडित है ना, पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने, पंडित जुगल है ना, ये पंडित है जुगल पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसका प्रकाशन कलकत्ता से 30 मई, क्लियर हो गया ना, यहाँ देखो पूछ लिया 30 मई। अब 30 मई, अब ये तो आपका हो गया है दिन, यानी कितने दिन, यानी कि 30 मई को प्रकाशित किया, यानी कितने सन में? तो 1826 में। अब देखो, अब हो गया हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड है, पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसका प्रकाशन कलकत्ता से 30 मई 1826 को साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रारंभ किया था, है ना, साप्ताहिक पत्रकार है। ओके, 30 मई 1826 को, है ना, 30 मई 1826 को इसको प्रकाशित किया गया, साप्ताहिक पत्रकार था। क्लियर हो गया? अब कहाँ किया था, कहाँ से किया था, कहाँ से ये भी पूछ लेगा, तो कलकत्ता। ओके, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। कहा है कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है? निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए है नामवर सिंह, बी ऑप्शन से प्रेमचंद, सी ऑप्शन से भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी ऑप्शन से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हम ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, आपका नामवर सिंह, यानी कहा है साहित्य अकेडमी पुरस्कार नामवर सिंह को मिला है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि कब मिला है ना, कब मिला है? तो आप जान लीजिए यह 1971 में मिला है, 1971 में मिला है। उनके साहित्यिक आलोचनाकृत कविता के नए परितमान के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकेदमी पुरस्कार मिला है। यानी किस लिए मिला है ये भी पूछ लेगा, किस लिए मिला है? तो साहित्यिक आलोचनाकृत कविता से, है ना, साहित्यिक आलोचनाकृत कविता के नए प्रतिमान के लिए, है ना, नए प्रतिमान के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकेदमी मिला है पुरस्कार। ओके, क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन से आपका ए है हिंदी से, बी ऑप्शन से संस्कृत से और सी ऑप्शन से तमिल से और डी ऑप्शन से संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से, है ना। क्लियर हो गया? अब बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार है क्या, ये भी कुछ बात इसके बारे में जान लेते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का संविधान यानी संबंध संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाएं, यानी एक बात और पूछ लेगा कि कितनी भाषा है, तो 22 भाषा है ना, 22 भाषा है। एक आप लोग ये भी नोट कर लीजिए, आप लोग जानते हैं कि संविधान यानी जो पूछा है कि कितने 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, तो 22 भाषा है। यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की किसी विख्यात साहित्यकार को प्रदान किया जाता है। वर्ष 2018 का 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी के प्रख्यात लेखक एवं उपन्यासकार अमिताव घोष को प्रदान किया गया है। ये भी एक क्वेश्चन पूछ लेगा कहीं भी कि किसे मतलब प्रदान किया गया है, तो आप बता दीजिएगा अमिताव घोष को, है ना। अब कौन सा पुरस्कार किया गया, तो 2018 का 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी के प्रख्यात लेखक है ना, और लेखक भी उपन्यासकार भी हैं, अमिताव घोष को प्रदान किया गया है। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कहा मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक कौन है? आप जानते हैं, ए ऑप्शन है निराला, बी ऑप्शन है सूरदास, सी ऑप्शन है बच्चन और डी ऑप्शन है जायसी, है ना। तो मधुशाला के लेखक हैं। अब हम ऑप्शंस आपके हम सी के साथ जाएंगे, हरिवंश राय बच्चन हैं, है ना। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, हरिवंश राय बच्चन हैं। अब आप लोग के मन में है कि हरिवंश राय बच्चन, है ना, इनकी और रचना के बारे में जान लेते हैं। तो मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन तो हैं, और इनकी अन्य रचनाएं हैं, जैसे मधुबाला हुआ, है ना, मधुकलश, निशा निमंत्रण, है ना, 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं आदि इनकी रचना है। हरिवंश राय बच्चन की इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं यानी की हैं। हम लोग पढ़े होंगे आपके पहले जो हाई स्कूल इंटर में था, है ना। मधुबाला है ना, मधुकलश है, निशा निमंत्रण है, 10 द्वार के सोपान तक है, नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। कहा है कि जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना, और आपका बी ऑप्शन से जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन से महादेवी वर्मा, और आपका डी ऑप्शन से पंत, है ना। तो आप हम ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। आपका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी जूही की कली कविता के कवि जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, है ना। अब इनके अन्य जो रचना है, आप लोग ये भी जान लिए कि आज जान लीजिए कि इनकी जो अन्य रचना क्या है, राम की भक्ति, है ना, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। क्लियर हो गया। राम की शक्ति का पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता आदि। इनकी जो आपकी जूही की कली यानी जयशंकर प्रसाद त्रिपाठी जो निराला हैं, इनकी जो है कुकुरमुत्ता भी है, कहीं कहीं आपका पूछ भी लेता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। कहा है तो कि निम्नलिखित में से, है ना, कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? प्रेमचंद द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा नहीं गया है? ए ऑप्शन है कायाकल्प, बी ऑप्शन से रंगभूमि, सी ऑप्शन से कर्मभूमि, और डी ऑप्शन से ध्रुव स्वामिनी। हम ऑप्शन से डी के साथ चलेंगे। आपका ध्रुव स्वामिनी जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है। अब एक क्वेश्चन और आपका हो गया, तो अगर मुंशी प्रेमचंद्र ने ध्रुव स्वामिनी नहीं लिखा है तो किसने लिखा है? तो आप लोग को बता देते हैं, ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद ने लिखा है ना। जयशंकर प्रसाद, है ना। जयशंकर प्रसाद बहुत फेमस, है ना, कवि हैं। तो आप लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी लिखा है। अब बताइए ध्रुव स्वामिनी है क्या या एक नाटक है ना। ये भी पूछ लेता कि ध्रुव स्वामिनी क्या है, तो यह ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है। अब मुंशी प्रेमचंद जो कायाकल्प है ना, कायाकल्प है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, निर्मला है ना, गबन है, गोदान है आदि। मुंशी प्रेमचंद की जो एक गोदान है, ये बहुत ही पूछा जाता है, बहुत सी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गोदान किसकी रचना है, तो आप बता देंगे मुंशी प्रेमचंद के, या गबन पूछ लेता है। लेकिन गबन गोदान लगभग बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप कवि है? तो ऑप्शन ए है मीराबाई, बी ऑप्शन से सूरदास, सी ऑप्शन से रसखान, है ना, और डी ऑप्शन से विद्यापति। हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे सूरदास।
सूरदास जो हैं अष्टछाप के कवि हैं। अब बताइए अष्टछाप जो है क्या है, अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। गोस्वामी जो विट्ठलनाथ थे, है ना, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने संवत 1602 के लगभग अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और अपने 4 शिष्यों के लेकर अष्टछाप के प्रसिद्ध भक्त कवियों की मंडली की स्थापना की। क्लियर हो गया। यानी जो विट्ठलनाथ थे उस संवत 1602 के लगभग अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और अपने 4 शिष्यों को लेकर अब अष्टछाप के प्रसिद्ध भक्त कवियों की मंडली की स्थापना की। अष्टछाप कवियों में से शामिल थे कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, है ना, छीत स्वामी एवं चतुर्भुज दास। क्लियर हो गया। अब बताओ विट्ठलनाथ जो है ये वल्लभाचार्य के पुत्र हैं और वल्लभाचार्य जो है सूरदास के गुरु हैं। तब उसने अपना 4 शिष्य लिया और 4 शिष्य अपने पिता के लिया और उसी में अब उन्होंने अष्टछाप कवियों में किया। अष्टछाप के जो 8 कवि हैं कुंभनदास हैं, सूरदास हैं, परमानंद दास हैं, कृष्णदास हैं, गोविंद स्वामी हैं, नंददास हैं, है ना, छीत स्वामी हैं एवं चतुर्भुज दास हैं। इतना क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, कहा है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे। ए ऑप्शन से बिहारी, बी ऑप्शन से वाल्मीकि ऋषि, सी ऑप्शन से पिंगल ऋषि, डी ऑप्शन से केशवदास। तो हम ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, पिंगल ऋषि। पिंगल ऋषि जो है छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे। अब पिंगल ऋषि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, पिंगल ऋषि हैं कौन। तो पिंगल ऋषि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम से, है ना, के नाम से ऋषि थे, अतः छंद को पिंगल के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो इनकी जो छंद है वो पिंगल नाम से भी जाना जाता है। मात्रा या वर्ण को सूत्र में, है ना, पिरो कर की गई वाक्य रचना को छंद कहते हैं। जैसे व्याकरण द्वारा गद्य का अनुशासन होता है वैसे ही छंद द्वारा पद्य होता है। क्लियर हो गया। यानी व्याकरण का तो गद्य का होता है, लेकिन अगर पद्य की बात आ जाए तो वहाँ छंद होता है। एकदम क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, रचनाकार और रचना का कौन सा युग में सही नहीं है। यानी इसमें कौन सी आपका गलत है, इसमें कौन सही नहीं है। ए आपका है तुलसी। अब तुलसी रामचरितमानस ने लिखा है, ये एकदम बिल्कुल सही है। तुलसीदास रामचरितमानस लिखे हैं, ये सही है। आपका बी ऑप्शन से कुतुबन मीरगावत, है ना, कुतुबन मीरगावत, ये भी और सी ऑप्शन से जायसी, और जायसी लिखे हैं पद्मावत, और डी ऑप्शन से मंझन चित्रावली, है ना, मंझन चित्रावली। हम ऑप्शन ये देखो, आपका यूपीएससी में आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पूछा गया था 2019 में पूछा गया था। तो हम इसमें आपका जो आयोग माना था, ये आपका माना था बी और डी माना था, है ना। अब बताइए दोनों सही नहीं है, क्यों नहीं है। कुतुबन, देखो कुतुबन की रचना का नाम मीरगावत दिया गया है, जो कि गलत है। कुतुबन की रचना मृगावती मंझन की रचना है ना। यानी इसका जो कुतुबन की रचना है ये मीरगावत नहीं है, ये कुतुबन की रचना मृगावती है। एकदम क्लियर समझ गए ना, मृगावती है, मृगावती है, ओके, मृगावती है। अब बताइए, अब आपका ऑप्शन से डी क्या है, मंझन चित्रावली दिया गया है। और मंझन जो चित्रावली है वह मंझन की रचना मधुमालती और उस्मान की रचना चित्रावली है ना। मंझन की रचना मधुमालती और उस्मान की रचना चित्रावली है,
ओके, उस्मान की रचना है, इसीलिए दोनों मतलब इसमें नहीं सही है, तो आपका हम दो ही चले जाएंगे। इसीलिए यूपी जो SSC 2019 में पूछा गया था अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, ये आपका दोनों मान, यानी जो दोनों में लगा देंगे दोनों आपका सही हो गया था, है ना। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। कछुआ धर्म और मारेसी मोहि कुठाव किसकी रचना है? कछुआ धर्म और मारेसी मोहि कुठाव किसकी रचना है? ए ऑप्शन है अध्यापक पूरन सिंह, बी ऑप्शन है ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और डी ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी। हम ऑप्शंस बी के साथ जाएंगे। ऑप्शंस आपका बी हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब बताइए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की और भी रचनाएं हैं, कौन कौन सी रचना है? जैसे कछुआ धर्म हो गया और मारेसी मोहि कुठाव, इनकी और अन्य रचना किस नाम से जाना? जैसे बुद्धू का कांटा, है ना, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की भी रचना है, बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कहा है चंद्रकांता के उपन्यासकार बताइए। चंद्रकांता, आप लोग जानते हैं चंद्रकांता एक टीवी सीरियल भी आता था, है ना, बहुत जो फेमस था। तो उसी किसने कहा है इसके उपन्यासकार कौन थे? ऑप्शन ए है धर्मवीर भारती, बी ऑप्शन से भगवती शरण वर्मा, सी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी ऑप्शन से देवकी नंदन खत्री, है ना, डी ऑप्शन है देवकी नंदन खत्री। तो हम ऑप्शन डी के साथ ही जाएंगे, देवकी नंदन खत्री जो हैं चंद्रकांता के उपन्यासकार हैं, है ना। क्लियर हो गया। अब बताइए, अब कुछ इनके बारे में जान लेते हैं। देवकी नंदन खत्री जो है, चंद्रकांता जो है, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो चंद्रकांता उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री हैं। इन्होंने चंद्रकांता, है ना, संतत की रचना की, जो कि 24 भागों में है, 24 भागों में। क्लियर हो गया। ये 24 भागों में है, चंद्रकांता 24 भागों में है। ओके, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कहा है कि सूरज का 7वां घोड़ा रचना की विधा है। सूरज का 7वां घोड़ा रचना की विधा है। ऑप्शन ए है कहानी, बी ऑप्शन से आत्मकथा, सी ऑप्शन से उपन्यास, डी ऑप्शन से निबंध संग्रह, है ना, डी ऑप्शन से निबंध संग्रह। तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, उपन्यास। सूरज का 7वां घोड़ा रचना की विधा है उपन्यास। क्लियर हो गया। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन और होगा कि उपन्यास यानी सूरज का 7वां जो घोड़ा है किसके द्वारा रचा गया है, यानी इसके लेखक या कवि कौन है। अब बताइए, इसके जो सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। धर्मवीर भारती, देखो आपका धर्मवीर भारती, ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा, आप जानते रहिए, एक एक क्लियर करते चलिए, है ना। धर्मवीर भारती इसके उपन्यासकार हैं। अब एक क्वेश्चन, जो वर्ष 1952 में लिखा गया है। अब ये भी पूछ लेगा कि जो सूरज का 7वां घोड़ा कब लिखा गया, इसके मतलब उपन्यास कौन है ना। तो ये 1952 में लिखा गया था, 1952 में। क्लियर हो गया। धर्मवीर भारती के अन्य उपन्यास गुनाहों के देवता तथा 11 सपनों का देश है, यानी जो इनके और अन्य उपन्यास हैं, गुनाहों के देवता तथा 11 सपनों का देश। ये भी कहीं कहीं पूछ लेता है कि गुनाहों के देवता के उपन्यासकार कौन है, तो धर्मवीर भारती हैं। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। कहा है कि उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए है किशोरी लाल गोस्वामी, बी ऑप्शन से चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी ऑप्शन से प्रेमचंद,
डी ऑप्शन से भगवान दास। तो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके पहले एक क्वेश्चन इनके बारे में भी और पूछा था, है ना। तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना। क्लियर हो गया। हम अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अब इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं, है ना। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं घंटाघर, है ना, धर्मपरायण रीछ, पाठशाला, बुद्धू का कांटा, है ना, सुखमय जीवन आदि। क्लियर हो गया। इसके पहले आपका एक क्वेश्चन अभी पूछा था, है ना, कि सूरज का सातवां घोड़ा, ये धर्मवीर भारती थे, और है ना। क्लियर हो गया। अब आगे यही पूछा है कि कहा है कि उसने कहा था कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, है ना। तो इनके अन्य जो और रचना है, घंटाघर है, धर्मपरायण रीछ है, पाठशाला है, बुद्धू का कांटा है, सुखमय जीवन आदि। ओके। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहा है रीतिकाल का अन्य नाम है स्वर्णकाल, है ना। ए ऑप्शन से, बी ऑप्शन से उद्धव काल, है ना, सी ऑप्शन से श्रृंगार काल, और डी ऑप्शन से संक्रांति काल। तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, आपका श्रृंगार काल है। रीतकाल का अन्य नाम, यानी पूछ लेगा कि रीतकाल का अन्य नाम किससे और कहा जाता है, श्रृंगार काल को रीतकाल ही कहा जाता है। ओके। क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन और यहाँ बन जाता है, जो रीतकाल यानी श्रृंगार काल किसने नाम दिया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है। ये भी एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि श्रृंगार काल को यानी श्रृंगार काल नाम को किसने दिया, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है ना। ओके। क्लियर। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, निम्न में से कौन सी जीवनी है। अतीत के चलचित्र, बी ऑप्शन से चिंतामणि, सी ऑप्शन से आवारा मसीहा, डी ऑप्शन से नीड़ का निर्माण फिर, है ना। हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, आवारा मसीहा। निम्न जीवनी जो है आवारा मसीहा है। अब आवारा मसीहा किसने किया, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर की कृति है। विष्णु प्रभाकर क्लियर हो गया। अब इसके बाद जाए, यह बांग्ला उपन्यासकार, है ना, शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है। अब पूछ ले कि यह किसकी जीवनी है, तो आप बता दीजिएगा शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। अब अतीत के चित्र महादेवी वर्मा रेखा चित्र। और चिंतामणि जो है, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। और नीड़ का निर्माण फिर से यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है नीड़ का निर्माण। चारों ऑप्शन के बारे में हम जान लिए हैं अच्छी तरह से। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। कहा है एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंद भी, है ना, छूट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की कवि है ना। ऑप्शन ए है मलिक मोहम्मद जायसी, बी ऑप्शन से मुंशी इंसान अल्लाह खां, और सी ऑप्शन से राजा शिव प्रसाद, है ना, सितारे हिंद, और डी ऑप्शन से मुंशी सदा सुखलाल। तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, मुंशी इंसान अल्लाह खां, है ना। मुंशी इंसान अल्लाह खां कृत रानी की केतकी है, यानी और इनकी रचना है रानी की केतकी की कहानी से उद्धत है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। कहा है निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी। ए ऑप्शन से कवि वचन सुधा, बी ऑप्शन सरस्वती, सी ऑप्शन से कल्पना, डी ऑप्शन से ज्ञानोदय, है ना। तो निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी। हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन सी है आपका कल्पना, है ना। अब एक बात और जान लीजिए, कल्पना क्या है।
इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 में, है ना, 1868 में कवि वचन सुधा पत्रिका निकाली और 1873 में, अभी बताओ 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और फिर है ना बोधनी नामक पत्रिकाएं निकाली। वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तदीय समाज की स्थापना की थी, तदीय समाज की स्थापना की थी। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो आपका ए ऑप्शन से देश विशेष से, बी ऑप्शन से क्षेत्र विशेष से, है ना, सी ऑप्शन से जाति विशेष से, डी ऑप्शन से लोक विशेष से। हम ऑप्शन से बी के साथ जाएंगे, क्षेत्र विशेष से। आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। अब थोड़ा जान लेते हैं क्षेत्र विशेष है क्या। यानी क्षेत्र विशेष वह है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन के साथ साथ, है ना, बोली, संस्कृत आदि का वर्णन किया जाता है ना। फणीश्वर नाथ, रेणु, नागार्जुन आदि प्रमुख रचनाएं, है ना, रचनाकार हैं, आंचलिक के रचनाकार हैं, है ना। मैला आंचल प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार है, मैला, है ना, मैला आंचल कहीं पूछ लेता है, मैला आंचल यानी प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। ओके, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 43 है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? ए ऑप्शन से सतसई, बी ऑप्शन से रामलला नाहछू, बी सी ऑप्शन पृथ्वीराज रासो और डी ऑप्शन से अल्लाह उदल, है ना, अल्लाह उदल। हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। आप लोग सब लोग जानते हैं पृथ्वीराज जो रासो है यह हिंदी भाषा प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। अब इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं, है ना, चंद्रवरदाई, है ना, चंद्रवरदाई हैं इसके रचनाकार, ये जो लिखा है ना। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ऑप्शन ए है परीक्षा गुरु, बी ऑप्शन से आनंद मठ, सी ऑप्शन से गबन, डी ऑप्शन से तितली। ऑप्शन से तो हम चलेंगे ऑप्शन ए के साथ चलेंगे परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। अब परीक्षा गुरु क्या है ना, ये किसने नाम दिया ये भी जान लेते हैं। तो परीक्षा गुरु जो है लाला श्रीनिवास दास कृत उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। यानी इसका जिसने इसको उपन्यास लिखे हैं इनका नाम है लाला श्रीनिवास दास। इसका प्रकाशन अब पूछ ले सन किस सन में हुआ था, तो 1882 ईस्वी में हुआ था। तो 1882 में हुआ था, है ना, 1882 में हुआ था। अब आपका है आनंद मठ। आनंद मठ क्या है, तो किसने किया था? आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। अब गबन आप लोग जानते हैं, गबन जो है मुंशी प्रेमचंद का है। तो अब तितली किसका है? तितली जो है जयशंकर प्रसाद का है। क्लियर हो, सभी के बारे में जान गए। परीक्षा गुरु जो है लाला श्रीनिवास दास का है, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का है, गबन जो है मुंशी प्रेमचंद का है, तितली जो है जयशंकर प्रसाद का है। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई है? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई है? ऑप्शन ए है भारतेंदु युग में, बी ऑप्शन से द्विवेदी युग में, सी ऑप्शन से छायावाद युग में, है ना, और डी ऑप्शन से छायावादोत्तर युग में। हम ऑप्शंस आपका ए के साथ चलेंगे, भारतेंदु युग में हुआ है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भारतेंदु युग में हुआ है। अब आप लोग के मन में ये एक क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग में किस सन में हुआ था? तो यह 1893 में हुआ था। 1893
1893 में हुआ था, है ना, 1893 में हुआ था। चूँकि भारतेंदु युग लगभग 1868 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। जो इनकी अब भारतेंदु युग जो माना गया है 1868 से 1900 ईस्वी तक माना गया है। अतः नागरिक परिचालन सभा की स्थापना भारतीय युग में हुआ। द्विवेदी युग लगभग 1920 तक माना जाता है। द्विवेदी जो युग है 1900 से 1920 तक माना जाता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो बस आज इतना ही। अगर आपको इससे कुछ भी बेनिफिट यानी कुछ है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे जो लोग अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हम फिर आगे आपका इसी में आपका भी गद्य और पद्य का जो लेखक और रचना है इससे आगे और प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।